देखिए अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर डोनर एबिलिटी बतानी है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें आपको ये बताना है कि सबसे अच्छी डोनर एबिलिटी कौन रखता है। तो डोनर एबिलिटी के लिए 3 पॉइंट रखने हैं। सबसे पहले एक एनर्जी का ऑर्डर, जिसमें जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है होमो की, वो ज़्यादा आसानी से दे पाएगा, डोनेशन कर पाएगा, तो होमो हाई होना चाहिए। और सबसे आखिरी जो पॉइंट हमारे पास वो है परसेंट एक्सपेक्टर, जिसका परसेंट एक्सपेक्टर ज़्यादा होगा उसका डोनेशन कम होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होता है। तो पहले सवाल की बात करते हैं। देखो इन सभी पर नेगेटिव है और सभी कार्बन है, सेम पीरियड है और सेम एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इस वाले केस में जो परसेंट s करेक्टर है वो कितना है, 50 है। इस वाले में परसेंट s करेक्टर कितना है, 33.3 है। और इस वाले में परसेंट s करेक्टर कितना है, 25 है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे, जहां पर परसेंट s करेक्टर कम होगा तो उस वाले केस में वहां पर डोनेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगे। तो हम बोल सकते हैं तीसरा पॉइंट लगा के सबसे अच्छी डोनर एबिलिटी इस कार्बन की होगी, उसके बाद डोनर एबिलिटी इस कार्बन की होगी और लास्ट में इसकी, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर ही फोकस करना है और तीनों ही कार्बन पर नेगेटिव है। लेकिन सवाल आ रहा है सबसे अच्छा डोनेशन कौन करेगा। अब इसमें कोई नया सवाल हो गया क्या? अगर आप पुरानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाओगे तो पुरानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग से तो कर पाओगे। तो बस यही है कि ऐसा नहीं कि हर जगह हर चीज़ नहीं आ जाएगी, कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें भी जो आपका साथ दे रही हैं। अब तो नहीं लग रहा ना कि पुराना वाला कुछ काम नहीं आ रहा, सब पुराना वाला ही काम आएगा धीमे धीमे। बस इसमें नई चीज़ का इंट्रोडक्शन जो हुआ है वो HOMO और LUMO है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बाकी सब वो जो पुराना आपने पढ़ा है। देखो ये देखोगे जरा ध्यान से, इसको समझो कैसे हुआ है। अगर मैं इस वाले केस में देखूंगा तो यहाँ पर देखो ये लोन पेयर और यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो नाइट्रोजन की एक बॉन्ड होगी और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको पता है ये नॉन बॉन्डिंग है, और यहाँ से क्या देगा, यहाँ से देगा सिग्मा स्टार और यहाँ से देगा नॉन बॉन्डिंग। आप सोचने को सोच सकते हो, लेकिन अगर आप सही तरीके से समझो तो सही तरीके से कैसे होगा। देखो ये लोन पेयर था इस तरीके से और यहाँ पर H था। जब यहाँ से H+ आप निकाल दोगे तो इस पर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का, और जो यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इस तरीके से बना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर ये किससे दे रहा है, NV वाले पार्ट से दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी सोच सकते हो, डोनर एबिलिटी देखनी है आपको यहाँ पर ओवरऑल। मतलब ज़्यादा सही तरीका आप जो सोचोगे वो इस तरीके से सोच सकते हो, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर लोन पेयर आपस में क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। अब मैं इस वाले की बात करता हूँ। देखो इस वाले केस में हम लोग अगर बात करेंगे तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, इन सब जगह क्या है, नाइट्रोजन है। देखिए अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरे सवाल में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ वाला लोन पेयर के साथ ओवरकम कर रहा है, ये नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या है, थोड़ी ज़्यादा होगी, तो हम बोलेंगे इसकी डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस वाले केस की बात करते हैं। देखो तीनों ही साइक्लिक है आपके पास हाइड्रोकार्बन। अब इस वाले केस के लिए हमने इंडक्टिव इफेक्ट में एक खास बात समझी थी कि यहाँ पर अगर बॉन्ड एंगल कम है तो जो बाहर की तरफ होगा लोन पेयर और इसके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो परसेंट डिस्क्रिप्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर परसेंट डिस्क्रिप्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो लोन पेयर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर डोनेशन कम होगा और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो हम इस तरीके से बता देंगे, क्योंकि इन लोन पेयर का ही डोनेशन देखना है। और ये बात मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम समझाई थी, एक बार फिर समझो। यहाँ पर अगर अंदर वाला बॉन्ड एंगल कम तो बाहर वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा तो हमें पता है वहाँ पर परसेंट डिस्क्रिप्टर भी क्या होगा, ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब लोन पेयर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा, मतलब लोन पेयर और चार्ज को होल्डिंग कैपेसिटी की ज़्यादा हो जाएगी आपकी। तो इस वाले केस में हमारे पास ऑर्डर ये हो जाएगा। अब जैसा आपने यहाँ सीखा है वैसा ही आप इस केस में लगा दो। जो बड़ी रिंग होती है वो ज़्यादा आसानी से डोनेट कर सकती है एज कम्पेयर टू छोटी रिंग। ठीक है, अगर मैं अब इन केस में बात करता हूं तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अब ध्यान से समझना,
जब भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर हो, आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो, जब भी कहीं पर लोन पेयर हो और लोन पेयर के एडजेसेंट पर या तो एम्प्टी पाई स्टार हो या वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, तो वहां पर पक्की बात है रेजोनेंस होगा। दोबारा समझो, जब भी लोन पेयर कंटेनिंग एटम हो, उसके एडजेसेंट में पाई स्टार एम्प्टी हो या फिर वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, वहां पर पक्का रेजोनेंस होता है। तो ये वही कंडीशन है जहां पर इसका एम्प्टी पाई स्टार में ये इस तरीके से लोन पेयर जाएगा और ये लोन पेयर जाएगा, दोनों ही लोन पेयर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है ज्यादा लोन पेयर कहां जाएगा, किस तरीके से। देखो हम ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर बॉन्ड एंगल क्या है, कम, तो इस वाले पार्ट में बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। वही सेम बात, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो यहाँ पर परसेंट डिस्क्रिप्टर क्या होगा, ज्यादा। परसेंट डिस्क्रिप्टर ज्यादा तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब लोन पेयर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो इस केस में डोनेशन लोन पेयर का थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू इस केस के। तो हमारे पास यहाँ पर डोनेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने परसेंट डिस्क्रिप्टर लगाकर किया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में देखो वही सेम बात है यार, ये बड़ी रिंग है, ये छोटी रिंग है, ये सबसे छोटी रिंग है। रिंग के केस में तो आपको सोचना ही नहीं है, प्रोवाइडेड दैट वहां पे सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो सराउंडिंग NH3 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 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। तो सबसे बड़ी हमारे पास ये वाली रिंग, फिर ये वाली रिंग और फिर लास्ट में ये वाली रिंग। अब बात करते हैं इस वाले केस की। देखो यहाँ पर NH2 के बगल में CH2 है और यहाँ पर N है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये नाइट्रोजन आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो हमें पता है यहाँ पर परसेंट एक्सट्रैक्टर कम होगा, यहाँ पर परसेंट एक्सट्रैक्टर ज्यादा होगा। ज्यादा परसेंट एक्सट्रैक्टर तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, तो डोनेशन कम। तो हम बोलेंगे इस केस में डोनेशन क्या हो गया, ज्यादा। तो इस तरीके से इतने आसान आसान सवाल हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं डोनर एबिलिटी के बेसिस पर। अब हम कुछ और बेहतरीन से कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी डोनर एबिलिटी पर। तो देखिए अब इन कुछ सवालों के साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। देखो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोटोनेटेड। देखो सवाल पूछा है प्रोटोनेटेड का, तो सबसे पहले प्रोटोनेटेड का मतलब समझो। यहाँ पर प्रोटोनेटेड का मतलब है कि सामने ये जितने भी हैं इन सबके पास लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, तो सामने से H+ जो होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब इसका प्रोटोनेशन तरीके से आपने जो बेसिसिटी जब पढ़ा होगा तो आपने ये टर्म सुना होगा। तो कहने का मतलब ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली डोनेशन है। तो अगर मैं डोनेशन की बात करता हूँ, डोनर एबिलिटी की बात करता हूँ, तो हमें पता है किस बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो होमो होना चाहिए उसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, बहुत ही हाई। अब अगर मैं होमो की बात करता हूँ, जैसे सिग्मा हो गया, पाई हो गया और ये NV हो गया, तीनों में ही इसकी एनर्जी सबसे हाई है, तो सबसे अच्छा होमो होगा NV, फिर होगा पाई और फिर होगा सिग्मा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स तो इन तीनों में ही प्रेजेंट होते हैं, या तो सिग्मा में होते हैं या पाई में होते हैं या NV में होते हैं। और जिसमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड वाला होगा, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी वाला होमो हो जाएगा। तो वो डोनर भी अपना अच्छा दिखाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है, जब एटम सेम हो तो उस समय क्या चेक करते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो उस वाले केस में P हो गया, फिर sp3 हो गया, फिर sp2 हो गया, sp हो गया, लास्ट में s हो गया। ये वाली सारी बातें मैंने आपको अभी तक समझाई हैं। अब अप्लाई करते हैं। देखो अगर मैं पहले क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ पर तरीका क्या होगा, प्रोटोनेटेड करना है, मतलब इन दोनों का ही रिएक्शन मुझे H+ के साथ करवाना है। इसी को प्रोटोनेशन बोलते हैं एक तरीके से। और ये आपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC में वहां पर लोअर वाली में बेसिसिटी के टाइम पे पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है, लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला नाइट्रोजन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ में आ रहा है, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों मैंने ये क्यों देखा, क्योंकि दोनों पे ही लोन पेयर सेम है, मतलब दोनों ही नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जब एटम सेम हो तो हाइब्रिडेशन, देखो ना यहाँ लिखा है एटम सेम होता है तो क्या चेक करते हैं, हाइब्रिडेशन। तो आपको पता है इस वाले केस में परसेंट डिस्क्रिप्टर कम होगा तो यहाँ पर ही डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हमारे पास हो जाएगा पहला सवाल। हर एक सवाल को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से सोचिए। अगर मैं दूसरे सवाल को देखता हूँ तो देखो ध्यान समझना, एक तो यहाँ पर लोन पेयर है और एक यहाँ पर लोन पेयर है, दोनों ही क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। अगर मैं इसके हाइब्रिडेशन की बात करता हूं तो ये क्या है, sp3 है। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ये क्या है, sp2 है। अब आप बोलोगे सर आसान तो है, क्या करोगे, यहां से ये लोन पेयर जाएगा इस तरीके से और ये ऐसे होगा। उस रेजोनेंस वाले रूल को पॉइंट याद रखो, जब भी कोई लोन पेयर कंटेनिंग हेटेरो एटम होगा, लोन पेयर है, हेटेरो एटम है, उसके बगल में एम्प्टी पाई स्टार है, देखो यहाँ पर एम्प्टी पाई स्टार है तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। अब इस वाले केस में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जब ये रेजोनेंस होगा तो इस वाले केस में हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगी, पहली बात तो sp3 नहीं रहेगा। तो इस वाले केस में जो आपका प्रोटोनेशन होगा वो प्रोटोनेशन यहाँ ना होकर प्रोटोनेशन आपके पास इस वाले केस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RO नेगेटिव
NH H प्लस, तो OH वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मतलब ये देना चाहिए था हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा है, तो जब भी रेजोनेंस रूल लगेगा तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। वहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाना है, पहले रेजोनेंस करवाना है, फिर देखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो इस सवाल की बात करता हूँ, यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही एटम सेम है। जब एटम सेम होते हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे चेक किया, यहाँ पर एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर sp2। तो आपको लगता है सर ये वाला लोन पेयर इसके साथ अटैक कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा, लेकिन ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में है और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर NH माइनस और यहाँ पर NH2 प्लस। तो हमारे पास जो प्रोटोनेशन होगा वो इस जगह पर होगा। बात समझ में आ रही है? आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है कि एटम जब सेम होता है तो हाइब्रिडेशन तो लगाते ही हैं, लेकिन आपको एक रूल याद रखना है कि जब भी एक हेटेरो एटम जिसपे लोन पेयर होता है उसके बगल में या तो पाई स्टार एम्प्टी है या वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो वहां रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के केस में ऐसी कंडीशन चेंज हो जाती है, हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। ये वाला पॉइंट हो गया। इस सवाल की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, तीनों ही नॉन बॉन्डिंग है लोन पेयर है अगर, लेकिन ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आप बोलोगे सर इन दोनों में से प्रोटोनेशन होना चाहिए था, लेकिन ये फिर से रेजोनेंस में जा रहे हैं। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आपका प्रोटोनेशन इस जगह पर होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, जब रेजोनेंस का रूल लगेगा तो वहां पर हाइब्रिडेशन का रूल फेल हो जाएगा, तब जाके यहाँ पर प्रोटोनेशन, यहाँ पर प्रोटोनेशन, यहाँ पर प्रोटोनेशन दिखाई देगा। इस जगह बात करते हैं। अब इस जगह प्रोटोनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, कंपेयर करना है, तो देखो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है। अब तो सबको समझ में आ रहा है, दोनों ही नॉन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी नॉन बॉन्डिंग है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ एक तरफ से इस पे इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो तरफ से इंक्रीज हो रही है रेजोनेंस के थ्रू। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां इंक्रीज होगी तो H प्लस पे अटैक भी ज्यादा वहीं पे होगा। अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज होने का मतलब डोनर एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे इस वाले केस में डोनर एबिलिटी यहाँ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप लगे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले। ठीक है, अब देखिए इस सवाल की बात करते हैं। जरा इस सवाल में देखोगे तो इसमें डोनर एटम कहाँ कहाँ है। एक तो डोनर एटम यहाँ है, एक डोनर एटम यहाँ है और एक डोनर एटम यहाँ है। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करोगे तो उसको आप भुला सकते हो, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का तो नॉन बॉन्डिंग से तो कम ही होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए। तो अगर तीनों ही नॉन बॉन्डिंग है, वो हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। देखो यहाँ पर आपको लगेगा सर ये कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3 है। यहाँ पर आपको लगेगा सर ये कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2 है। और यहाँ पर आपको लगेगा सर ये कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो दो sp3 वाले हैं, तो प्रोटोनेशन यहाँ होना चाहिए था। लेकिन मैंने फिर बोला, जब भी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगाते हो तो हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट नहीं लगता। देखो रेजोनेंस यहाँ जाएगा और फ्री डबल बॉन्ड का रेजोनेंस यहाँ जाएगा, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो इस वाले केस में जो आपका प्रोटोनेशन होगा वो इस जगह पर होगा। प्रोटोनेशन होने का कारण वही रेजोनेंस का फंडा। तो जहां जहां पर रेजोनेंस आ रहा है वहां वहां पर हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। इस पॉइंट को आप बस समझ लो। ये हमने क्वेश्चन इतने सारे लिए हैं, कभी प्रोटोनेशन करवा रहे हैं, कभी डोनर एबिलिटी चेक करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एक तरह से मतलब बढ़िया से बने। अब रटना नहीं चीजों को। तो हमें पता है यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है वहीं से डोनर एबिलिटी भी ज्यादा अच्छी होती है। अब ऐसे ही मैं लास्ट सवाल की बात करता हूं। अब यहाँ पे समझना सर, एक तो यहाँ पर लोन पेयर है तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग होगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। आपने बोला था जब नॉन बॉन्डिंग और पाई हो तो नॉन बॉन्डिंग वाला हमेशा ज्यादा करता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे बोलोगे, नॉन बॉन्डिंग वाला ज्यादा होता है, पाई से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, रूल ही नहीं लगते जब जब रेजोनेंस लगता है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस लगेगा तो रेजोनेंस से ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा नेगेटिव, तो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर H आ जाएगा एक और यहाँ पर क्या जाएगा, N पॉजिटिव, इस तरीके से। तो इस बार डोनेशन आपका यहाँ से होगा, डोनेशन यहाँ से नहीं होगा। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है रेजोनेंस वाला। जब जब रेजोनेंस लगेगा हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा, तब हमें रेजोनेंस करवा के चेक करना है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। चलिए थोड़ा सा और आगे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अब देखिए, अब हम एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल में रखूंगा और तीनों ही मॉलिक्यूल में मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके दिखाता हूँ कि आखिरकार उनकी डोनर एबिलिटी और एक्सेप्टर एबिलिटी क्या होगी। तो मैं डोनर एबिलिटी एंड एक्सेप्टर एबिलिटी की बात करता हूँ उन 3 मॉलिक्यूल की,
और वो 3 मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? सबसे पहला मॉलिक्यूल है हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और तीसरा मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पॉइंट समझना है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? डिक्रीज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इस बात को एकदम नई बात मत समझना, ये तो हमने जब से CH बॉन्ड का MOT डायग्राम सीखा था तब से सीखा है कि यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा पास में जाएगा, उसकी एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो यही फंडा है। जैसे मान लो अगर मैं सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के केस में डायग्राम बनाता हूँ MOT, मुझे सिर्फ यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखाना है तो मैं यहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड के बारे में बनाता हूँ और यहाँ पर मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ जो कि हमारे पास क्या दिखाएगी? नॉन बॉन्डिंग की लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? पाई स्टार। ये अगर पाई है तो ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार। मैं यहाँ पर सिग्मा सिग्मा स्टार नहीं बता रहा क्योंकि मुझे यहाँ पर पाई बॉन्ड को ही समझाना है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कैसा हो जाएगा? अब देखना, ये जो पाई बॉन्ड की एनर्जी है वो थोड़ी यहाँ से क्या हो जाएगी? हल्की कम हो जाएगी। देखो इसके कंपेयर में हल्का सा क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ से भी इसके कंपेयर में हल्का सा क्या हो जाएगा? कम। अगर ऐसे ही मैं बात करता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के केस में, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड की एनर्जी और थोड़ी सी कम, क्योंकि यार नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से और ऑक्सीजन तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से। तो हमने बोला है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स डिक्रीज एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो डिक्रीज एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है? मैं पाई बॉन्ड की एनर्जी को कम कर दूं तो वो तो अपने आप अंडरस्टूड है यार, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम हो रही होगी, ठीक है ना। ऐसे ही पाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे पास पाई स्टार हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जैसे जैसे मैं वहां पर एटम हटाते जा रहा हूं और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते जा रहा हूं, जब मैंने यहाँ पे कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ बढ़ा, नाइट्रोजन से मैं ऑक्सीजन की तरफ बढ़ा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई और जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंक्रीज होता है तो वहां पर जो सिस्टम की एनर्जी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर मैं पाई बॉन्ड के टर्म्स में सिस्टम को एनर्जी डिक्रीज दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो सिग्मा बॉन्ड बनाओ, सिग्मा स्टार बनाओ और सबकी एनर्जी दिखाओ तो खुद कंफ्यूज हो जाओ। जो मेन मुद्दा है वो तो समझना नहीं होता, आपको बस फालतू की क्रांतिकारी चीजें करनी पड़ती हैं कि सर सिग्मा भी बना के दिखाओ। यार पाई बॉन्ड से मतलब है, बार बार बोल रहा हूँ, तो पाई बॉन्ड समझेंगे। तो अगर ये बात सबको समझ में आ रही है, गुस्सा नहीं हो रहा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये सब बातें कर रहा हूँ तो अब आपको ये समझ में आया। अब खुद आप बताइए, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ डोनर एबिलिटी, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ मेरे पास डोनर एबिलिटी बताइए। मान लो मैं इसको बोलता हूँ नंबर 1, इसको बोलता हूँ मैं नंबर 2 और इसको बोलता हूँ मैं नंबर 3 और आपसे पूछता हूँ बताइए डोनर एबिलिटी क्या होगी। तो आप बोलोगे सर डोनर एबिलिटी का मतलब हम समझते हैं होमो से, और सर होमो का मतलब हम समझते हैं हाई एनर्जी से। जिसकी एनर्जी हाई होती है उसमें वही क्या होता है? सबसे अच्छा डोनर होता है। तो आपको सबको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस वाले केस में ही रहे होंगे इन सब में। तो अब इन तीनों में ही अगर ये सबके होमो है, ये इसका होमो है, ये इसका होमो है और ये इसका होमो है। अब मुझे बताइए अगर ये तीनों ही के होमो वाले सिस्टम अगर ये हैं तो इन तीनों में एनर्जी किसकी ज़्यादा? एनर्जी इसकी ज़्यादा। तो हम बोलेंगे सर सबसे पहले नंबर पे नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3। ये तो हो गई इनकी डोनर एबिलिटी। लेकिन अगर मैं इनसे बात करता हूँ आप ही लोगों से दोबारा से कि बताओ भैया एक्सेप्टर एबिलिटी क्या होगी इस बार। अब आप फिर बोलोगे सर एक्सेप्टर एबिलिटी से हम मतलब समझते हैं लूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सर इससे हम ये समझते हैं जितनी एनर्जी हमारे पास क्या होगी कम, उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा? एक्सेप्टर एबिलिटी। तो अगर मैं तीनों के लूमो की बात करता हूँ तो ये इसका लूमो है, ये इसका लूमो है और ये इसका लूमो है, ये तीनों ही के लूमो हैं। तो मुझे बताना सबसे कम एनर्जी वाला लूमो कौन सा है? भाई ये एनर्जी है। अब आधे बोल रहे हो सर पता नहीं कैसे देख के एनर्जी बता रहे हो। अगर ये एनर्जी है तो सबसे कम एनर्जी इसकी है ना। तो हम बोलेंगे इस केस में सबसे ज़्यादा नंबर 3, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 1।
उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमारे पास 3 सिस्टम थे, तीनों ही सिस्टम में मैंने आपको सिर्फ इतनी डायग्राम बनाई, मैं होमो और लूमो ही दिखा रहा हूं, मुझे फालतू की कलाकारी नहीं करनी थी सिग्मा और सिग्मा स्टार बनाने से। उसके बाद मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो होती है या एटम होता है हमेशा डिक्रीज करता है एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी ऑफ द सिस्टम का मतलब मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, अगर मैं यहाँ न्यूक्लियस मान के चल रहा हूँ तो ऊपर वाले भी थोड़े से नीचे की तरफ आएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें सबसे पहले डोनर एबिलिटी, तो मैंने बोला डोनर एबिलिटी आते ही होमो चलना चाहिए दिमाग में, और होमो की एनर्जी जिसकी हाई उसकी डोनर एबिलिटी ऐसी होगी, और एक्सेप्टर एबिलिटी आने से लूमो चलना चाहिए दिमाग में, जिसका लूमो का एनर्जी सबसे कम उसकी एक्सेप्टर एबिलिटी ऐसे होगी। बस सिंपल सा फंडा, ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो अब हम ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये आपके पास एल्कीन है और ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है। आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ही यहाँ पर मौजूद है। अब आपसे सवाल ये पूछा गया है कौन कौन सी रिएक्शन दिखाएगा। देखो आपको सबसे पहले पता है दोनों ही अनसैचुरेटेड सिस्टम है, तो ये बात तो पक्की है, दोनों ही एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। आप सभी को ही पता है दोनों ही क्या दिखाते हैं, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम। अब लेकिन सवाल ये आ रहा है कि सर दोनों में ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन दिखाएगा और दोनों में ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन दिखाएगा। और ये क्वेश्चन जनरली जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे है ना, तब वहाँ पे ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि एल्किन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखाता है क्यों और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाता है क्यों, या फिर बोलेगा कौन क्या दिखाता है और रीजन बताओ। देखो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा गौर करूँ तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पर चेक आखिरकार क्या करना है, एक्सेप्टर एबिलिटी चेक करनी है। एक्सेप्टर एबिलिटी एंड डोनर एबिलिटी, ये दोनों ही चेक करना है कि किसकी एक्सेप्टर एबिलिटी अच्छी है और किसकी डोनर एबिलिटी अच्छी है। अगर मैं यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता हूँ, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में अगर मैं पाई बॉन्ड यहाँ बनाऊंगा और यहाँ पर तो बीच में नॉन बॉन्डिंग वाली होती ही है, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा पाई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की। इस पाई के कंपैरिजन में ये वाली पाई थोड़ी सी नीचे है, क्योंकि ये कैसा एलिमेंट है, कैसा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा सिस्टम की एनर्जी क्या करते हैं, डिक्रीज। तो यहाँ पर अगर पाई यहाँ है पाई स्टार, तो यहाँ का पाई स्टार कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको पिछले वाले से कंपेयर करते हुए समझ में आ रही है कि जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उनकी एनर्जी सिस्टम की थोड़ी सी नीचे हो जाती है। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका क्या है, होमो, और ये इसका क्या है, होमो, ये इसका क्या है, लूमो, और ये इसका क्या है, लूमो। अब आप खुद सोचो, जब आप दोनों को ही कंपेयर करोगे तो होमो का मतलब क्या होता है, हमेशा जब हम भी देखते हैं डोनर एबिलिटी तो डोनर एबिलिटी के क्या चेक करते हैं, होमो, और होमो के लिए क्या चेक करते हैं, कौन हाई एनर्जी पे है। तो हम बोलेंगे क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी का होमो हाई एनर्जी पे है तो यहाँ से क्या होगा, डोनेशन होगा। और डोनेशन होता किसको है, इलेक्ट्रोफाइल को। डोनेशन किसको होता है, इलेक्ट्रोफाइल को। देखो दोनों को कंपेयर करो, दोनों ही होमो है, लेकिन दोनों में से कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा, ये वाला होमो पार्टिसिपेट करना चाहेगा, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ये क्या हो जाएगा, गुड डोनर। ये क्या हो जाएगा, गुड डोनर एज कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड हो, तो गुड डोनर किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। तो हम यहाँ से बोलेंगे ये कैसी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन दोनों ही पाई स्टार को देखो, लूमो, तो एबिलिटी एक्सेप्टर एबिलिटी का मतलब होता है लूमो, और लूमो का मतलब होता है कम एनर्जी। अगर आप इनकी एक्सेप्टर एबिलिटी चेक करोगे तो इसकी एनर्जी कम है, तो अगर इसकी एनर्जी कम है तो हम बोलेंगे यहाँ पर आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर सकता है, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल प्रेफर यहाँ करना चाहेगा एज कम्पेयर टू इस सिस्टम के। तो हम बोलेंगे यह जो रिएक्शन दिखाते हैं यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। यही वो कारण होता है कि यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसको और डिटेल में हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात सबको समझ में आई है। हमें यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ में डोनर और एक्सेप्टर एबिलिटी को कंपेयर करना है कि किसकी डोनर एबिलिटी अच्छी है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करना होता है, और किसकी एक्सेप्टर एबिलिटी अच्छी है तो वो न्यूक्लियोफाइल के प्रति इनकमिंग आसानी से दिखाना चाहेगा, तो इसकी इनकमिंग बहुत आसानी होगी क्योंकि इसकी लूमो क्या है, कम एनर्जी पे है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है, मतलब कि एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाती हैं और कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। उसका रीजन कहीं ना कहीं यहाँ छुपा है इस एमओटी डायग्राम में, और उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में भी आ चुका है। तो अब आपसे मैं एक्सेप्टर एबिलिटी के कुछ सवाल पूछता हूँ।
ये आपके सामने एक्सेप्टर एबिलिटी के सवाल हैं। अब आपसे पूछा है सबसे अच्छा एक्सेप्टर कौन होगा, तो सुनो यार, जहां पर ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वहां पर एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज होगी, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज तो वहां पे लूमो की एनर्जी भी डिक्रीज। तो आप ऐसे समझो कि यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप होगा तो उसकी वजह से एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज तो वहां पर लूमो की एनर्जी भी डिक्रीज, और लूमो की एनर्जी डिक्रीज तो एक्सेप्टर एबिलिटी भी इंक्रीज। इतने से पॉइंट को अगर याद कर लोगे तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज करेगा, तो पाइप स्टार की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर लूमो की एनर्जी कम हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से डोनेट कर पाएगा। तो हम बोलेंगे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। कितना आसान और कितने मजे तरीके से हम लोग सारा एक्सप्लेनेशन कर पा रहे हैं। और हम लोग कैसे बोलते थे, डबल बॉन्ड जब जाएगा ऊपर माइनस आएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यही ऐसा होगा। तो वो सब चीज़ें नहीं। ऐसे देखो यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस है। और आपको पता है कोई भी जो चार्ज स्पीसीज होती है पॉजिटिवली वो अपने वाले न्यूट्रल स्पीसीज से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम बोलेंगे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर वही कहानी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज करेगा, तो लूमो की एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, तो एक्सेप्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज। तो हम बोलेंगे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल में कंपेयर करना है तो देखो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस है। इसको अगर मैं 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, इसको 3 कह रहा हूँ, इसको 4 कह रहा हूँ। यहाँ पर फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप कैसे कंपेयर करना चाहोगे इस वाले केस में? सिंपल सा, आप सिंपल सा कंपेयर ऐसे करोगे। देखो अगर मैं इन सब केस में बात करता हूं तो हमें पता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये बात तो बहुत सिंपल है। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं ऑक्सीजन प्लस अपने वाले से और नाइट्रोजन प्लस अपने वाले से। इतनी तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा समझ में आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया नाइट्रोजन प्लस में और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो आप याद रखो जो भी चार्ज स्पीसीज होती है वो हमेशा न्यूट्रल वाले से ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अगर आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड समझ में आ गया तो मैं बोल सकता हूँ इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑफ सिस्टम यहाँ डिक्रीज होगी, तो लूमो की एनर्जी भी सबसे कम यहाँ होगी। तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 1, मतलब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस की, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, और लास्ट में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की। ये हमारे पास एक्सेप्टर एबिलिटी का ऑर्डर बन जाएगा। देखो डिफरेंट क्वेश्चंस कराने का बस मात्र कारण यही है, आप बार बार समझ जाओ होमो क्या होता है, लूमो क्या होता है। होमो की एनर्जी हाई होनी चाहिए, लूमो की एनर्जी लो होनी चाहिए। अब बस उसी सिस्टम को बार बार समझा रहा हूँ, कब कब हाई होगी और कब कब लो होगी। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम लास्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। ऐसा अभी तक हमें लग रहा है जिसकी एक्सेप्टर एबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी डोनर एबिलिटी कम है, ये अपने ही कॉन्सेप्ट बन चुके हैं। लेकिन लास्ट में एक बात समझते हैं। मान लो हमारे पास कार्बन फैमिली है और कार्बन फैमिली में हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार डोनर एबिलिटी और एक्सेप्टर एबिलिटी क्या होगी। जैसे मान लो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सभी के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखो कार्बन कार्बन, कार्बन सिलिकॉन, कार्बन जर्मेनियम, कार्बन टिन, कार्बन लेड, ये सारी बॉन्ड हैं। तो हमें एक बात पता है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों ये बात मैंने बता दी, क्योंकि मुझे अभी इनका डायग्राम बताना है। और हमें पता है जहां पर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो उसमें एनर्जी की सिस्टम सबसे कम होगी। तो देखो मैं आपसे यहाँ पर बात करने चाहता हूँ डोनर एबिलिटी, और बात करना चाहता हूं मैं आपसे यहाँ पर एक्सेप्टर एबिलिटी कि आखिरकार जो आपके पास ये सारी ही सिग्मा बॉन्ड वाले हैं तो इनकी डोनर एबिलिटी और इनकी एक्सेप्टर एबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो देखो डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं बीच में कुछ इस तरीके से एक लाइन खींचता हूँ, और लाइन खींचते हुए अब मैं ऐसा बनाऊंगा, देखो यहाँ पर बनाऊंगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब जब मैंने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बनाया तो ये कार्बन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो जो अब कार्बन सिलिकॉन आएगा उसकी एनर्जी थोड़ी सी ऊपर, कार्बन जर्मेनियम और ऊपर, कार्बन टिन और ऊपर, और कार्बन लेड ऐसे। और ये सारे ही सिग्मा बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड हैं कार्बन सिलिकॉन, कार्बन जर्मेनियम, कार्बन टिन और कार्बन लेड। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ चुका होगा। कार्बन लेड Pb, क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा।
तो ये सिस्टम की एनर्जी बहुत कम होगी, और इसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या है, सबसे कम, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। अब अगर मैं जब इनका यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग बनाऊंगा तो एंटी बॉन्डिंग इनका कैसा होगा, सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार, इस तरीके से होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको दिखाना है तो ऐसे ही तो दिखा पाओगे, तो इस वाले केस में आपके पास यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा डायग्राम। उम्मीद करता हूँ इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। इस वाले केस में ऐसा क्यों हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर ये समझ में आ चुका है तो आप मुझे बताओ, यहाँ सब में क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबके क्या होंगे, होमो। ये सबके क्या होंगे, होमो। क्योंकि ये सारे खाली हैं तो ये सबके क्या होंगे, लूमो। ये सभी के लूमो हैं अलग अलग, और ये सभी के होमो हैं अलग अलग। अब आपसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ डोनर एबिलिटी, मतलब कि होमो की बात कर रहा हूँ। और होमो में क्या बात करूँगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, हाई। अब जिसकी एनर्जी हाई होगी तो आप खुद चेक करो, इन सभी होमो में सबसे हाई एनर्जी किसकी है, इस वाले की। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा कार्बन लेड, कार्बन टिन, कार्बन जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन, कार्बन कार्बन। ये आपके पास हो जाएगी डोनर एबिलिटी। अगर मैं लास्ट में बात करता हूं एक्सेप्टर एबिलिटी, तो देखो एक्सेप्टर एबिलिटी में आप देखो यहाँ पर सबके लूमो देखो, तो एक्सेप्टर एबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, लूमो, और लूमो की जिसकी एनर्जी सबसे कम, तो वहां पर सबसे आसानी से एक्सेप्टेंस होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे कम एनर्जी इस बार किसकी है, कार्बन लेड की। तो यही फैक्ट मुझे बताना था कि कार्बन लेड की डोनर एबिलिटी भी ज़्यादा है और कार्बन लेड की एक्सेप्टर एबिलिटी भी ज़्यादा है। कार्बन जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन और कार्बन कार्बन। जब मैं आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको डोनर एबिलिटी बहुत अच्छी बताऊंगा कि किस तरीके से टिन की डोनर एबिलिटी बहुत अच्छी खासी हो जाती है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन। ये सब हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर इतना सारा समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आज आपको डोनर एबिलिटी और एक्सेप्टर एबिलिटी को और अच्छे से देखना बताया। क्या क्या फैक्टर वर्क करते हैं डोनर एबिलिटी के टाइम और क्या फैक्टर वर्क करता है एक्सेप्टर एबिलिटी टाइम, बस ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसके बाद अपना अगला फैक्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल के अंदर मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताऊंगा, बेस, कि आखिरकार किनको देखकर हम बेस कहेंगे, किनको देखकर हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। एलडीए क्या है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, नॉन न्यूक्लियोफिलिक, ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में अपनी करने वाले हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।